वंस स्लीप्स, अपनी बाजुओं को फोल्ड करना। तो जब बाजू फोल्ड कब करते हो आप? जब आप किसी काम को करने के लिए तैयार होते हो, है ना। कोई डिफ़िकल्ट काम है उसको करने के लिए तैयार हो, उसके लिए आप क्या करोगे? अपनी स्लीव्स मतलब जो अपनी बाजू हैं, शर्ट की जो बाजू हैं उनको फोल्ड करोगे ना। तो इसका मतलब होता है टू गेट रेडी टू डू द हार्ड वर्क। तो मेहनत करने के लिए तैयार हो जाओ, जो भी आप करना चाहते हो उसके लिए। एग्जाम्पल, and let's begin idioms and phrases part 2. The first phrase is off the record. जो रिकॉर्ड होता है, जो रिकॉर्डेड है उसको हम बोलते हैं वो डॉक्यूमेंटेड है, ऑफिशियली डॉक्यूमेंटेड है, मतलब उसका लेखा जोखा है। और जो डॉक्यूमेंटेड है उसको कोई भी देख सकता है। तो ऑन रिकॉर्ड होता है जो पब्लिकली अवेलेबल है व्यूइंग के लिए, और ऑफ द रिकॉर्ड हो जाएगा जो पब्लिकली अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब क्या है? जो सीक्रेट है। तो जो सीक्रेट होता है, या जो इसके लिए एक और वर्ड है कॉन्फिडेंशियल, कॉन्फिडेंशियल हो जाएगा जो सीक्रेट रखा गया है, जिसको जो पब्लिकली अवेलेबल नहीं है उसको बोलते हैं, मतलब जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। और जिसका रिकॉर्ड है उसको हम बोलेंगे ऑन रिकॉर्ड। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए, शी हैड एडमिटेड हर मिस्टेक। एडमिट मतलब होता है कन्फेस कर लेना, स्वीकार कर लेना। वो अपनी मिस्टेक एडमिट कर चुकी थी बिफोर वी आस्क्ड हर एनीथिंग अबाउट द इवेंट। हमारे पूछने से पहले, हमने इवेंट के बारे में पूछा, उस घटना के बारे में, उसने पहले ही जो है अपनी गलती स्वीकार कर ली थी। बट शी वॉन्ट्स टू कीप इट ऑफ द रिकॉर्ड, पर वो चाह रही है कि ये सीक्रेट रहे, कॉन्फिडेंशियल रहे, किसी और को पता ना चले इस बारे में। ठीक है। नेक्स्ट है ओल्डेस्ट ट्रिक इन द बुक। किताब में जो सबसे पुरानी ट्रिक है। ट्रिक का मतलब क्या होता है? टेक्निक। टेक्निक हो गया या मेथड हो गया, जो सबसे पुराना मेथड है, यानी कि जो बहुत फेमस जो टेक्निक है उसको हम बोलेंगे। तो हम बोलेंगे अ फेमस और वेल नोन, अ फेमस और वेल नोन टेक्निक। एग्जाम्पल के लिए, मेडिटेशन इज़ द ओल्डेस्ट ट्रिक इन द बुक टू ओवरकम डिप्रेशन। ओवरकम मतलब होता है निकल जाना, किसी चीज़ से निकल जाना, उभर जाना, या किसी चीज़ को, कोई चैलेंज है उसको अच्छे से सर्वाइव कर लेना। तो मेडिटेशन क्या है? सबसे पुरानी ट्रिक है, सबसे पुरानी टेक्निक है, आज भी एक बहुत मानी जानी टेक्निक है। किसके लिए? डिप्रेशन से निकलने के लिए। थर्ड इज़ ऑफ द कफ। पहले हम देखते हैं कफ होता क्या है। कफ है जो हमारा जो शर्ट्स होती हैं उनका ये वाला हिस्सा, इसको हम कफ बोलते हैं। कलाई जो होती है ना, ये जिसको जो सेपरेबल है, जिसको हम सेपरेट कर सकते हैं शर्ट से। तो इमेजिन करो कि आप एग्ज़ाम में, अब आपने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा होगा, ये कुछ स्लीव्स पे कुछ लिख के जाते हैं, कुछ ना कुछ लिख के जाते हैं। तो जो लिख के जाएगा इस पे वो प्रिपेयर्ड नहीं है, नॉट प्रिपेयर्ड, क्योंकि वो जो नकल कर रहा है वो इस पर लिख के जाएगा कुछ ना कुछ, तो वो प्रिपेयर्ड नहीं है। लेकिन ऑफ द कफ का मतलब क्या हो जाएगा? जो बिल्कुल प्रिपेयर्ड है। ऑन द कफ का मतलब है जो प्रिपेयर्ड नहीं है, क्योंकि वो लिख के गया है यहाँ पे कुछ ना कुछ। ठीक है। लेकिन ऑफ द कफ का मतलब हो जाएगा जो प्रिपेयर्ड, पहले से ही प्रिपेयर्ड है। तो इसको हम बोलते हैं विदाउट प्रेपरेशन, बिना तैयारी के। एग्जाम्पल, शी इज़ एन एक्सपर्ट। वो एक एक्सपर्ट है एट हैंडलिंग, हैंडल करने में, किस क्या? द इंटरव्यूज़ ऑफ द कफ। तो वो इंटरव्यूज़ को हैंडल करने में एक्सपर्ट है। कैसे? विदाउट प्रेपरेशन। ठीक है। नेक्स्ट है ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड। अब इसका तो सीधा मतलब है जो पुरानी आदतें हैं वो डाई हार्ड मतलब मुश्किल से मरती है। क्या मतलब है इसका? जो आपकी पुरानी आदतें हैं उनको छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। तो हम बोल सकते हैं इट्स हार्ड टू स्टॉप डूइंग व्हाट यू हैव बीन डूइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। एग्जाम्पल के लिए, he retired last month but he still wakes up early in the morning. Old habits die hard. पिछले महीने रिटायर्ड होने के बाद भी अभी वो सुबह जो है जल्दी उठते हैं। इसका मतलब क्या है? ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड। नेक्स्ट वी हैव वंस इन अ ब्लू मून। जो वंस का मतलब होता है एक बार, ब्लू मून क्या होता है? जनरली 2 से 3 साल में एक बार होता है। ये जो इवेंट है, ये ऑकरेंस 2 से 3 साल में एक बार, यानी कि जो 2 से 3 साल में एक बार हो रहा है, तो उसको हम बोल सकते हैं
इसका जो फिगरेटिव मीनिंग होगा वो हो जाएगा रेयरली, कभी कभार या शायद ही कभी, ठीक है। या इसको हम बोल सकते हैं ऑफन, मतलब होता है अक्सर, नॉट वेरी ऑफन का मतलब कभी कभार, शायद ही कभी। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास सेंटेंस है, शी टॉक्स टू मी वंस इन अ ब्लू मून, वो मुझसे कभी कभार बात करती है। आई ड्रिंक कॉफ़ी वंस इन अ ब्लू मून, मैं कभी कभार ही कॉफ़ी पीता हूँ, ठीक। नेक्स्ट, ओपन द फ्लड गेट्स। अब फ्लड गेट्स कैसे होते हैं, यहाँ पे मैंने एक पिक्चर सेव करा हुआ है, देखो ये फ्लड गेट्स हमने अगर ओपन कर दिए तो क्या होगा, पानी का फ्लो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। जब भी डैम का लेवल बढ़ जाएगा, वाटर लेवल, तो उसके लिए फ्लड गेट्स ओपन कर देते हैं। और जब फ्लड गेट्स ओपन करेंगे तो क्या होगा, जो चीज़ पहले रुकी हुई थी वो सारी की सारी बाहर आ जाएगी। यानी कि जब भी आप फ्लड गेट्स ओपन करेंगे तो आप क्या करेंगे, यू विल रिमूव द रिस्ट्रिक्शंस, जो भी उस पर रोक लगी हुई थी उसको हटा दोगे। और जब रिस्ट्रिक्शन हटा दोगे तो वो चीज़ जो है फ्रीली फ्लो हो जाएगी, यानी जो चीज़ पहले नहीं हो पा रही थी वो हो जाएगी। एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो ओपन द फ्लड गेट्स का मतलब क्या है, टू अलाउ समथिंग टू हैपन दैट वाज प्रीवियसली रिस्ट्रिक्टेड। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ऑफिशियल्स आर वरीड दैट अलाउइंग द रेफ्यूजीज इनटू द कंट्री विल ओपन द फ्लड गेट्स टू मैनी मोर। जो ऑफिशियल्स हैं, जो अधिकारी हैं, वो चिंतित हैं इस बारे में कि अगर जो है रिफ्यूजीज़ यानी जो शरणार्थी हैं, शरणार्थियों को अगर कंट्री में हमने अलाउ कर दिया तो ये फ्लड गेट्स ओपन कर देगा, किसके लिए, टू मैनी मोर, बाकी बहुत सारों के लिए भी ये फ्लड गेट्स ओपन हो जाएंगे फिर। तो यानी कि बाकियों से भी रिस्ट्रिक्शन हटा देगा। अगर हमने एक बार शरणार्थियों को देश के अंदर प्रवेश करना जो है अलाउ कर दिया तो इससे और भी लोग आएंगे, यानी कि रिस्ट्रिक्शन जो है हट जाएगी, तो कोई भी इसका फ़ायदा उठाएगा। तो उसको हम बोलेंगे ओपन द फ्लड गेट्स। नेक्स्ट है आउट ऑफ द ब्लू। ब्लू यहाँ पे हम स्काई की बात करें, ब्लू स्काई, ठीक है। अब होता क्या है कि अगर कोई चीज़ जो है आसमान से टपक पड़े, जिसका कोई मतलब एक्सपेक्ट नहीं करा था, जिसको आपने उम्मीद नहीं की थी ऐसा होगा, तो उस इवेंट के लिए हम बोलेंगे, उसके लिए हम बोलते हैं आउट ऑफ द ब्लू। जो अनएक्सपेक्टेडली या विदाउट एनी वार्निंग, बिना किसी वार्निंग के, कोई मतलब प्रायर इन्फॉर्मेशन नहीं और हो जाए, उसको हम बोलेंगे आउट ऑफ द ब्लू। एग्जाम्पल है, आई हैड बीन इन डीप ट्रबल, मैं बहुत डीप मतलब गहरे कष्ट में था, व्हेन ही कॉल्ड मी आउट ऑफ द ब्लू, जब उसने जो है मुझे अचानक से कॉल करी, ठीक है। मैंने उम्मीद ही नहीं की थी वो मुझे कॉल करेगा, तो उसको हम बोलेंगे ही कॉल्ड मी आउट ऑफ द ब्लू, ठीक। नेक्स्ट, गो आउट ऑन अ लिम्ब। लिम्ब का मतलब तो होता है हमारी आर्म है या लेग है, उसको हम बोलेंगे लिम्ब। अब गो आउट ऑन अ लिम्ब का क्या मतलब हो जाएगा फिर, अगर आप एक टांग या एक हाथ पे खड़े हो जाएं तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं, आप कुछ रिस्की काम कर रहे हैं, कुछ रिस्की काम कर रहे हैं जिसको लोग क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, तो इसको हम बोलेंगे टू डू समथिंग रिस्की विच पीपल माइट, जो लोग कर सकते हैं जिसको क्रिटिसाइज़। लेकिन अगर लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो कहीं ना कहीं जो है हमें रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। तो एग्जांपल है, इफ़ यू वांट टू सक्सीड इन लाइफ, सक्सीड मतलब होता है सफल होना। अगर आप लाइफ में सफल होना चाहते हो, यू विल समटाइम्स हैव टू गो आउट ऑन अ लिम्ब, कभी कभी आपको जो है रिस्क लेना पड़ेगा, यू विल हैव टू डू समथिंग रिस्की। तो टू डू समथिंग रिस्की का मतलब टू गो आउट ऑन अ लिम्ब। नेक्स्ट, ओवर द टॉप। अब ओवर द टॉप का मतलब है, इसका लिटरल मीनिंग क्या हो जाएगा, माना ये कोई स्पॉट है, यहाँ पे ये इसका टॉप हो गया, मुझे टॉप पे होना था, यानी अगर मैं टॉप पे हूँ तो ये, इसको मैं बोल सकता हूँ कि मैं जो है एक्सलेंट पोजीशन में हूँ। लेकिन माना मैं अगर यहाँ पे हूँ, टॉप तो ये है इसका, माना ये ए पॉइंट है, अब मैं बिल्कुल ऊपर, बहुत ज़्यादा ऊपर हूँ, तो इसका मतलब क्या है, जो हद से ज़्यादा है, इसकी ज़रूरत नहीं थी, मुझे पॉइंट बी पे होने की ज़रूरत नहीं थी, मुझे यहाँ पे होना था। अगर मैं एक्सलेंट भी होना चाहता था तो मुझे यहाँ पे होना था। तो ओवर द टॉप का मतलब हो जाए जो बहुत ज़्यादा है, तो इसको हम बोलेंगे टू मच, एक्सेसिव, हद से ज़्यादा। एग्जाम्पल है, आई थिंक द सीटिंग अरेंजमेंट वॉज ओवर द टॉप एट हर बर्थडे पार्टी, उसकी बर्थडे पार्टी में
जो सीटिंग अरेंजमेंट था वो हद से ज़्यादा था, मतलब माना आने थे 50 लोग और 150 लोगों का अरेंजमेंट करा हुआ है, तो उसको हम बोलेंगे ओवर द टॉप अरेंजमेंट। ठीक। नेक्स्ट वी हैव पेन इज़ माइटियर देन द सोर्ड, इसको हम पढ़ते हैं सोर्ड, W यहाँ पे साइलेंट लेटर है। अच्छा, सोर्ड, पेन इज़ माइटियर, माइटी मतलब होता है पावरफुल, माइटी का मतलब होता है पावरफुल भी होता है, माइटी, माइट मतलब पावर होता है, ठीक है। और ये कंपैरेटिव डिग्री है एडजेक्टिव की। पेन इज़ माइटियर देन सोर्ड, इसका सीधा सीधा मतलब है कि पेन जो है, पेन की जो पावर है वो सोर्ड की पावर से ज़्यादा होती है। तो इसका तो लिटरल, और जो इसका लिटरल मीनिंग है उसी में इसका फिगरेटिव मीनिंग छुपा हुआ है। तो पेन की ताकत ज़्यादा होती है सोर्ड की ताकत से। एग्जाम्पल, द वेल रिटन ईमेल फ्रॉम द बॉस, बॉस के द्वारा जो बहुत अच्छी लिखी हुई ईमेल थी। कन्विंस्ड मतलब होता है मना देना, किसी को मना दिया। ऑल द एम्प्लॉयज़ टू वर्क फॉर एडिशनल 2 आवर्स, तो जो बॉस के द्वारा, बॉस ने बहुत अच्छे से ईमेल लिखी हुई थी और ऐसी ईमेल उसने लिखी कि वो सारे के सारे एम्प्लॉय जो है मान गए एडिशनल अतिरिक्त 2 घंटे काम करने के लिए। तो इससे क्या प्रूव हुआ? इट प्रूव्ड दैट, इससे प्रूव हो गया, इसने साबित कर दिया, पेन इज़ माइटियर देन द सोर्ड, पेन की पावर जो है वो सोर्ड की पावर से ज़्यादा होती है। मतलब बहुत डांट के भी बोल सकता था उनको, पर बहुत बढ़िया ईमेल लिखी और उसका जो है इफ़ेक्ट ये रहा कि सब कन्विंस्ड हो गए। ठीक। नेक्स्ट वी हैव प्रेस और पुश वंस लक, ये प्रेस भी हो सकता है या पुश भी हो सकता है, जिस जो भी दोनों में से कुछ भी हो सकता है, आप देख लेना अपने हिसाब से। तो दोनों का मतलब सेम है। तो अपने लक को प्रेस करना, लक को धक्का देना, क्या मतलब है इसका? कभी कभी आपको जो है कुछ अच्छा, किसी कोई आपकी बात मान गया या कुछ अच्छा हो गया और आप सोचते हो कि और भी अच्छा होगा, तो आप और इसमें ऐड करने की कोशिश करते हो कि यार अच्छा हो रहा है तो ऐड कर लेता हूँ। लेकिन उससे क्या होता है, रिस्क रहता है कि जो पीछे आपके साथ ठीक हुआ है वो भी चला जाए, जो आपने गेन करा है अपने लक के चलते। तो हो सकता है फिर ये तो जाएगा ही जाएगा, ये तो नहीं मिलेगा पर ये भी जाएगा। अपने लक को आप जब प्रेस करते हो, पुश करते हो, उसका ये मतलब है पहले जो आपको मिला है कुछ अच्छा और आप चाह रहे हो और अच्छा हो, और अच्छा और अच्छा मिले, तो इसको हम बोलेंगे टू ट्राई टू मेक too much of an opportunity that may risk what you got earlier, एक अवसर से और ज़्यादा, जो आपको मौका मिला है उसका और ज़्यादा फ़ायदा उठाना, लेकिन उससे क्या होगा, उससे रिस्क, जोखिम हो सकता है किसको, जो आपको पहले प्राप्त हुआ है। एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा ये। ही हैज़ अग्रीड टू लेंड, लेंड मतलब होता है उधार देना, दे देना किसी को। ही हैज़ अग्रीड टू लेंड यू हिज कार, उसने तुम्हें अपनी कार देने के लिए वो मान गया है फॉर 2 days, 2 दिन के लिए वो कार तुम्हें उधार दे देगा। डोंट प्रेस योर लक, अब तुम अपना लक प्रेस मत करो, मतलब इस अपॉर्चुनिटी का ज़्यादा फ़ायदा मत उठाओ। बाई आस्किंग हिम टू लैंड इट फॉर द होल वीक, वो बेचारा जो है तुम्हें 2 दिन के लिए अपनी कार देने के लिए तैयार हो गया है, और अब तुम उसको जो है ये मत बोलना कि मुझे यार 2 दिन नहीं पूरे हफ्ते के लिए दे दे, हो सकता है वो मना कर दे, है ना। इसको बोलते हैं प्रेस योर लक या पुश योर लक। ठीक। तो कभी भी ज़्यादा फ़ायदा नहीं उठाना है किसी सिचुएशन का, जहाँ पे आपको लग रहा है कि अगर आप ज़्यादा कोशिश करोगे फ़ायदा उठाने और फ़ायदा उठाने की, तो जो पिछला आपको जो कुछ मिला है वो भी जा सकता है। ठीक। नेक्स्ट, रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, स्पोकन इंग्लिश में कम यूज़ होता है पर कभी कभी जो है आपको न्यूज़पेपर्स में मिल जाएगा। तो रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स का मतलब क्या है कि एक बार की बात है कि इतनी बारिश हुई थी कि सारे के सारे जानवर जो हैं वो बहने लग गए थे बारिश में, सारे जानवरों को बहा के ले गई। तो जब भी बहुत ज़्यादा बारिश होती है उसको हम बोलते हैं रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, का मतलब होता है रेनिंग हैविली। ठीक। इसके लिए बहुत सारे वर्ड्स हैं। इट्स पोरिंग आउटसाइड, बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है। बकेटिंग डाउन होता है, बकेटिंग डाउन जब भी बहुत तेज़ बारिश हो रही होती है। कभी कभी हम शावरिंग का भी बोलते हैं, इट्स शावरिंग, इट्स शावरिंग। ठीक। तो रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स का मतलब हो जाएगा बहुत तेज़ बारिश हो रही है जब। वी हैव टू कैंसिल द ट्रिप, हमें ट्रिप जो कैंसिल करनी पड़ेगी या करनी पड़ती है, करनी पड़ रही है। फॉर इट इज़ रेनिंग कैट्स एंड डॉग, फॉर का मतलब यहाँ पे है क्योंकि, रीज़न दिखाने के लिए हम फॉर कंजंक्शन का यूज़ करते हैं, कॉमा लग जाएगा यहाँ पे। फॉर इट इज़ रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, बहुत तेज़ बारिश हो रही है इसलिए जो है ट्रिप कैंसिल करनी है।
रीप द हार्वेस्ट। हार्वेस्ट होता है जो फसलों की काटने का जो टाइम होता है ना, उसको बोलते हैं। और रीप का मतलब ये होता है फसलों को काटने का जो प्रोसेस है, उसको हम बोलेंगे हार्वेस्ट या रीप, दोनों का मतलब सेम है। तो देखो, रीप द हार्वेस्ट जो फ्रेज़ बना हुआ है वो इस बेसिस पे बना हुआ है कि आप जो भी बोओगे वो आपको काटो, वही आपको काटना पड़ेगा। यानी कि अगर आप अच्छा बोते हो तो अच्छा काटो, अगर आप बैड चीज़ें बोओगे तो बैड। तो फिगरेटिव मीनिंग क्या है इसका? जब भी मैं बोलूँगा, जब भी कोई बोलेगा रीप द हार्वेस्ट, तो ये कहना चाह रहा है कि अब अपने कर्मों का भुगतान करो। आप जैसे आपके कर्म होंगे उनको भोगो, जैसी आपने फसल बोई है उसको काटने का टाइम आ गया है। तो रीप द हार्वेस्ट का मतलब हो जाएगा टू रिसीव द फ्रूट्स। फ्रूट्स मतलब होता है रिजल्ट्स, फल, ऑफ वंस पास्ट एक्शंस। किसी के जो पिछले एक्शंस हैं, पास्ट के एक्शंस हैं, उनके उसका जो फल है उसको रिसीव करना। तो वट एवर डिसीजन यू टेक, को जो भी डिसीजन तुम लेते हो, बी प्रिपेयर्ड, तैयार रहो, टू रीप द हार्वेस्ट ऑफ इट। जो भी डिसीजन तुम लोगे उसका जो फल है उसको भोगने के लिए तैयार रहना। ठीक है, तो उसका बोलेंगे रीप द हार्वेस्ट। जैसे इसको रियल लाइफ एग्जांपल देखो। जैसे मैंने किसी ने बहुत मेहनत की है किसी चीज़ पे, और उसकी लाइफ जो भी सेट है, बिल्कुल सब ठीक चल रहा है उसकी लाइफ में, फाइनेंशियली, सोशली वो सब वेल ऑर्गेनाइज्ड है। तो अगर कोई आपको बोलता है कि यार वो तो मज़े हैं उसके, ये वो, तो आप बोल सकते हो ही इज़ रीपिंग द हार्वेस्ट। तो वो हार्वेस्ट रीप कर रहा है, ही इज़ रीपिंग द हार्वेस्ट मतलब उसने जो मेहनत की है उसके फल को भोग रहा है। ठीक। नेक्स्ट वी हैव रोल अप वंस स्लीव्स, अपनी बाजुओं को फोल्ड करना। तो जब बाजू फोल्ड कब करते हो आप? जब आप किसी काम को करने के लिए तैयार होते हो, है ना, कोई डिफ़िकल्ट काम है उसको करने के लिए तैयार हो, उसके लिए आप क्या करोगे? अपनी स्लीव्स मतलब जो अपनी बाजू हैं, शर्ट की जो बाजू हैं उनको फोल्ड करोगे ना। तो इसका मतलब होता है टू गेट रेडी टू डू द हार्ड वर्क। तो अब मेहनत करने के लिए तैयार हो जाओ, जो भी आप करना चाहते हो उसके लिए। एग्जाम्पल, माई एग्जामिनेशंस विल कमेंस। कमेंस मतलब होता है शुरू होना, समटाइम मतलब किसी वक्त, एट सम पॉइंट नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते किसी वक्त मेरे एग्ज़ाम्स शुरू होंगे। आई विल हैव टू रोल अप माई स्लीव्स, अब मुझे अपनी स्लीव्स को रोल करना पड़ेगा, मतलब रोल अप करना पड़ेगा, मतलब मुझे आई विल हैव टू गेट रेडी टू डू द हार्ड वर्क टू स्कोर गुड, अच्छा स्कोर करने के लिए एग्ज़ाम में। ठीक है। शॉट इन द डार्क, शॉट इन द डार्क अंधेरे में तीर चलाना, यानी ये हो जाएगा अ वाइल्ड गैस। इसको हम बोल सकते हैं अ लकी स्ट्रोक, या इसको हम एक और वर्ड है फ्लूक बोलते हैं, तुक्का लगाने को, या तुक्का जो होता है फ्लूक, तो हम बोल सकते हैं अ बिट ऑफ फ्लूक, जो तुक्का हम लगाते हैं उसको। तो ये तीनों के तीनों भी याद रखना। अ लकी स्ट्रोक हो गया, अ वाइल्ड गैस, एक आपने तुक्का लगाया, अंधेरे में तीर चलाया है, शॉट मारा है आपने किसमें? डार्क में, अंधेरे में। एग्जाम्पल के लिए, आई डिडेंट स्टडी एनीथिंग, मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा, येट, फिर भी, आई आंसर्ड ऑल द 5 क्वेश्चंस, मैंने पाँचों के पाँचों सवालों का जवाब दे दिया। इट वॉज जस्ट अ शॉट इन द डार्क, वो कह रहा है ये तो सिर्फ एक तुक्का था। इट वॉज जस्ट अ शॉट इन द डार्क मतलब इट वॉज जस्ट अ वाइल्ड गेस, इट वॉज जस्ट अ लकी स्ट्रोक, या इट वॉज जस्ट अ बिट ऑफ फ्लूक, तो सिर्फ तुक्का था। सी आई टू आई, आँख के लिए आँख देखना, यही मतलब इसका। आपको भी आँख दिख रही है, सामने वाले को भी आँख दिख रही है, यानी कि आप दोनों जो है एक ही पेज पे हो। तो इसके लिए मैं एक और ईडियम आपको बता देता हूँ, फ्रेज़, टू बी ऑन द सेम पेज। आप भी उसी पेज को देख रहे हो जो दूसरा देख रहा है। तो जब आप दोनों सेम पेज पे होते हो, या जब आप आई के बदले आई देखते हो, तो उसको हम बोलते हैं टू अग्री समवन, किसी के साथ सहमत होने को बोलते हैं। शी एंड आई ऑलवेज सी आई टू आई अबाउट एवरीथिंग, कह रहा वो और मैं, यानी हम दोनों हमेशा सहमत होते हैं, अबाउट, हर चीज़ पे हम सहमत हो जाते हैं, तो हर चीज़ पे हम आई टू आई देखते हैं। नेक्स्ट, सिंक गेट योर टीथ इनटू, सिंक मतलब होता है डुबोना, गेट योर टीथ इनटू, सिंक हो या गेट, अपने दांतों को किसी चीज़ में डुबो देना। ऐसा आप कब करोगे? फिगरेटिवली इसका मीनिंग देखो, अपने दांत, जब आप जैसे माना कुछ चबा रहे हो, आप अपने पूरे दांत, अपने जो पूरे टीथ उसमें डुबो दिए हैं, तो यानी कि आप क्या कर रहे हो? उस काम को बहुत पूरे समर्पण के साथ कर रहे हो, पूरी डेडिकेशन के साथ, आपकी पूरी इन्वॉल्वमेंट है जिसमें आपने अपने पूरे के पूरे दांतों को रख दिया है। तो ये हो जाएगा स्टार्ट डूइंग विद कंप्लीट डेडिकेशन या इन्वॉल्वमेंट। इन्वॉल्वमेंट होता है सम्मिलन,
पूरा डूब के किसी काम को करना शुरू कर देना। यू गॉट दिस जॉब आफ्टर अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, बहुत मेहनत से तुम्हें ये जॉब मिली है। यू मस्ट, तुम्हें ज़रूर चाहिए, गेट योर टीथ इनटू इट, यू मस्ट, अब तुम्हें ये जो है तुम्हें शुरू कर देना चाहिए इस काम को करना बहुत डेडिकेशन के साथ, मतलब तुम्हें पूरे समर्पण के साथ इस काम को करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि बड़ी मुश्किल से तुम्हें ये जॉब मिली है, बहुत हार्ड वर्क के बाद। ठीक, नेक्स्ट, स्केटिंग ऑन द थिन आइस। स्केट होता है, ये आपने देखा होगा, आइस के ऊपर फिसलने का एक गेम होता है। ये देखो ये बच्चे क्या कर रहे हैं, ये बच्चा क्या कर रहे हैं, ये जो है स्केटिंग बोलते हैं, ये स्केटिंग कर रहे हैं थिन आइस पे, यानी कि पतली सी लेयर है आइस की, उस पर स्केटिंग कर रहे हैं, यानी कि ये बहुत रिस्की काम कर रहे हैं, है ना। अगर थिक होती, अगर जो आइस है वो थिक होती तब तो जो है रिस्क कम था। अब बिल्कुल पतली से, यानी अगर टूट जाएगा तो इसके अंदर जो है डूबने का भी जो है इसको थोड़ा थोड़ा रिस्क है। तो स्केटिंग ऑन थिन आइस का मतलब हो जाएगा टू बी इन अ रिस्की पोजिशन, एक जोखिम भरी स्थिति में होना, टू बी इन अ रिस्की पोजिशन। एग्जाम्पल, आई मिस्ड 2 इम्पॉर्टेंट मीटिंग्स, मैंने 2 इम्पॉर्टेंट मीटिंग्स को मिस कर दिया है पिछले हफ्ते। आई एम स्केटिंग ऑन थिन आइस एट वर्क, तो अब वो क्या करिए, मैं ऑफिस में जो एक जोखिम भरी स्थिति में हूँ। ठीक है, मतलब मुझे कभी भी डांट पड़ सकती है या कुछ नेगेटिव हो सकता है मेरे साथ ऑफिस में, किया जा सकता है, क्योंकि मैंने 2 इम्पॉर्टेंट मीटिंग्स मिस की थी। ठीक है, तो आई एम स्केटिंग ऑन थिन आइस एट वर्क। नेक्स्ट, स्टैंड ऑन अ गुड स्टैड। स्टैड मतलब होता है, स्टैड होता है प्लेस, जगह, स्टैंड मतलब होता है साथ रहना, खड़े रहना। ठीक है, टू बी विद, अच्छी जगह पे साथ रहना, अच्छी जगह पे साथ रहना, बने रहना। तो स्टैंड ऑन अ गुड स्ट्रीट का मतलब होता है टू बी यूजफुल, तो अच्छी जगह पे साथ रहना। तो टू बी यूजफुल मतलब लाभदायक होना किसी के लिए। एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा, बीइंग फ्लुएंट इन इंग्लिश, इंग्लिश में आपको फ्लुएंट होना, मतलब बे अटक जब आप इंग्लिश बोलते हो, विल, तो ये प्रोसेस क्या करेगा, अगर आप इंग्लिश में अच्छे हो, फ्लुएंट हो, तो ये विल स्टैंड यू इन अ गुड स्टैंड, ये आपको अच्छी जगह पे लाभदायक, ये आपको जो है लाभदायक रहेगा, यूजफुल होगा। कब, व्हेन यू अप्लाई फॉर अ जॉब इन एन एमएनसी, एमएनसी होता है मल्टी नेशनल कंपनी, मल्टी मतलब होता है एक से ज़्यादा, नेशनल मतलब एक से ज़्यादा देश वाली कंपनी, यानी कि जहाँ पे काम बाहर से भी आता है, आपके देश में कहीं बाहर से काम आ रहा है तो उस कंपनी को हम बोलेंगे, उस कंपनी को हम बोलेंगे मल्टी नेशनल कंपनी, जो बाहर से भी काम रिसीव करती है। ठीक है, तो इंग्लिश में फ्लुएंट हो तो ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। इट विल स्टैंड यू इन अ गुड स्टैट व्हेन यू अप्लाई फॉर अ जॉब इन एन एमएनसी। ठीक, नेक्स्ट है स्ट्राइक वाइल द आयन, इसको पढ़ा जाता है आयन। जब आप हिंदी बोल रहे हो तो आप आयरन बोल सकते हो, बट व्हेन यू स्पीक इंग्लिश इस वर्ड का जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो है आयन। अच्छा, स्ट्राइक मतलब होता है हिट करना, वाइल मतलब जब लोहा गर्म है उसको हिट कर दो, ये मतलब है इसका फिगरेटिव लिटरल मीनिंग। तो इसका मतलब क्या होगा, जब भी आपके पास अपॉर्चुनिटी है, अवसर जब भी होता है उसका फ़ायदा उठाने को बोलते हैं हम स्ट्राइक वाइल आयरन इज़ हॉट। मतलब जब लोहा गर्म होता है उस टाइम पे हम उसको शेप दे सकते हैं, उसको स्ट्राइक करके। ठीक है, तब वो कहीं भी मोल्ड हो जाएगा, जो भी हम इंस्ट्रूमेंट, जो भी औजार बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए वो गर्म होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज शेप नहीं आएगी उसकी अच्छी। तो यानी कि कोई भी अपॉर्चुनिटी है उसका फ़ायदा उठाना, टू मेक यूज़ ऑफ एन अपॉर्चुनिटी। अब लोहा ठंडा हो जाएगा फिर क्या फ़ायदा, है ना, अपॉर्चुनिटी चली जाएगी फिर क्या फ़ायदा। एग्जाम्पल देख लेते हैं, दिस जॉब मैचेस योर क्वालिफिकेशन, ये जो जॉब है ना ये तुम्हारी योग्यता को मैच करती है, तुम्हारी योग्यता से मिलती है। सो यू मस्ट स्ट्राइक वाइल द आयरन इज़ हॉट एंड अप्लाई फॉर इट, इसलिए तुम्हें अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना चाहिए और इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहिए। टेक द बैक सीट, अभी आप ड्राइव कर रहे थे और सडनली जो है आपको बोला गया है कि बैक सीट लेनी है। अगर आप खुद से बैक सीट ले रहे हो, ड्राइव कर रहे थे और खुद से बैक सीट ले रहे हो, यानी आप कंट्रोल किसी और के हाथ में दे रहे हो, नियंत्रण आप किसी और के हाथ में दे रहे हो। तो टेक अ बैक सीट का मतलब होता है टू अलाउ अदर्स टू टेक कंट्रोल डिलिबरेटली, जानबूझ के आप खुद अपनी मर्जी से आप क्या कर रहे हो, दूसरों के हाथों में कंट्रोल दे रहे हो, नियंत्रण दे रहे हो। एग्जाम्पल देख लेते हैं, हैविंग बीन इल फॉर 2 वीक्स फॉर अ वीक, एक हफ्ते तक बीमार होते हुए,
आई टुक अ बैक सीट एट वर्क, मैंने काम पे जो है कंट्रोल जो है किसी और के हाथ में दे दिया। एंड लेट माई असिस्टेंट मैनेजर डू एवरीथिंग, अपना जो असिस्टेंट मैनेजर है उसको मैंने कंट्रोल दे दिया है 1 हफ्ते तक बीमार होने पे। ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं टू टेक द सेकेंडरी पोजिशन। टू टेक अगर आप प्राइमरी पोजीशन पे हो तो मतलब आप कंट्रोल आपके हाथ में है, अगर आप सेकेंडरी पोजीशन पे हो इसका मतलब कंट्रोल किसी और के हाथ में। तो आपने सेकेंडरी पोजीशन ले ली है बीमार होने पे, और अपने असिस्टेंट मैनेजर जो सहायक आपका प्रबंधक है उसको बोल दिया आपने कि वो करेगा सब कुछ। चलो नेक्स्ट है टेक समथिंग विद अ ग्रेन और पिंच ऑफ सॉल्ट। ग्रेन मतलब जैसे दाने को बोलते हैं, एक दाना हो गया जैसे अ ग्रेन ऑफ राइस, चावल का एक दाना। पिंच होता है चुटकी भर, जो होता है चुटकी में कितना आता है 2 उंगलियों के बीच, आपकी थंब हो गया और कोई भी फिंगर के बीच कितना आएगा, उसको हम बोलते हैं चुटकी। तो टेक समथिंग विद अ ग्रेन ऑफ, किसी चीज़ को थोड़ा सा नमक के साथ लेना या नमक के दाने के साथ लेना। तो देखो सॉल्ट हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा जो ब्लड प्रेशर है उसको रेगुलेट करता है। तो अगर हम थोड़े से नमक के साथ किसी चीज़ को लेते हैं तो हेल्थ के लिए ठीक होता है। वैसे भी आपने देखा होगा कि जो फीका खाना है उसको निगलने में भी थोड़ा सा दिक्कत होती है। तो सॉल्ट इज़ गुड फॉर हेल्थ, लेकिन कब, जब थोड़ी सी मात्रा में लिया जाए। ठीक है, तो ये इसका जो फिगरेटिव मतलब है कि आपको कोई भी कुछ इन्फॉर्मेशन देता है उस पर 100% उस पर बिलीव नहीं करना है, मतलब उसमें कुछ ना कुछ डाउट हमें रखना है। बिना वेरिफिकेशन, बिना वेरीफाई करे, बिना सत्यापित करे किसी भी इन्फॉर्मेशन को सच नहीं मान लेना। तो उसके लिए यूज़ किया जाता है टेक समथिंग विद अ ग्रेन और पिंच ऑफ सॉल्ट। टू नॉट बिलीव एनीथिंग और समथिंग कम्प्लीटली, पूरी तरह से किसी पे मतलब किसी बात को सच नहीं मान लेना। एग्जाम्पल देख लेते हैं, यू शुड टेक एवरीथिंग दैट ही सेज विद अ ग्रेन और पिंच ऑफ सॉल्ट। वो जो कुछ भी बोलते हैं तुम्हें उसको जो है उस पर पूरी तरह से भरोसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, जब तक आपने वेरीफाई नहीं किया है, सत्यापित नहीं किया है, किसी की बातों पे जो है आपको पूरी तरह भरोसा नहीं करना है। और अक्सर होता भी है ऐसे, किसी ने कुछ बोला और आपने जो है सिर्फ उनकी बातों पे भरोसा करिए, आप लड़ना शुरू कर दिए। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक एवरीथिंग विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट इडियम की तरफ। देखिए नोज डाइव फ्रेज है। नोज डाइव क्या होता है, गोता खा लेना। गोता खा लेना। नोज डाइव क्या होता है, आप अपनी जैसे उसमें किसी पूल में जो है तैरने जा रहे हो तो आपको उसमें डुबकी लगानी है, उसको बोलते हैं नोज डाइव। आप अपने नाक पे हाथ रख के जो है, ताकि नाक के अंदर पानी नहीं चला जाए, तो उसके बाद आप नोज डाइव, यानी कि जब आप नोज डाइव लोगे तो आप बहुत अंदर तक जाते हो पानी के। तो इसको बोलते हैं हम अचानक से जो है एक ड्रॉप ले लेना, मतलब नीचे उतर जाना। टू टेक अ सडन एक्सट्रीम ड्रॉप, अचानक से गिर जाने को नीचे की तरफ, वैल्यू में, मतलब जो वैल्यू है किसी चीज़ की जब वो नीचे गिर जाती है सडनली, एक सडन फॉल होता है उसमें, तो उसको बोलते हैं हम टेक अ नोज डाइव। टू सडनली फॉल इन वैल्यू, तो वैल्यू जब किसी की जो है कम हो जाती है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, 2 एग्जाम्पल्स मैंने लिखे हैं यहाँ पे। द प्राइस ऑफ गोल्ड टुक, जो गोल्ड का प्राइस है, टुक अ नोज डाइव, तो जो गोल्ड का प्राइस है उसने नोज डाइव ले ली एक, मतलब वो अचानक से उसकी वैल्यू कम, उसका जो प्राइस है कम हो गया लास्ट वीक, पिछले हफ्ते। द सेल्स ऑफ आवर कंपनी टुक अ नोज डाइव इन द लास्ट मंथ, हमारी कंपनी की जो सेल है पिछले मंथ उसने क्या किया, एक सडन ड्रॉप ले लिया, नीचे गिर गई थी अचानक से कंपनी की सेल्स। ठीक, नेक्स्ट वी हैव टेक द प्लंज। प्लंज का मतलब ये डुबकी लगाना ही होता है, डूब जाने को हम बोलते हैं डूब जाना। अब इन दोनों में थोड़ा फ़र्क है। जब आप खुद से जो है डूब जाना, खुद से जो है आप डूब जा रहे हो, तो होता क्या है कि जब आप नोज डाइव ले रहे हो तब तो कोई चीज़ अपने आप नीचे गिर रही है। ठीक है, अब टेक द प्लंज का मतलब है आप, माना ये पूल है, ठीक है, और आप यहाँ किनारे पे खड़े हो, आप सोच रहे हो कि मैं इसमें जाऊँ ना जाऊँ, और अचानक से आप जो है इसमें जंप ले लेते हो। तो यानी कि आप जिस सोच रहे थे मैं इसके अंदर जाऊँ ना जाऊँ, और आपने अचानक से ये काम करना शुरू कर दिया। तो ऐसा तभी होता है जिस चीज़ को आप बहुत टाइम से सोच रहे थे पर आपने एक्शन नहीं लिया था अभी तक। तो जब आप एक्शन लेना शुरू कर दोगे उस चीज़ पे, तो उसके लिए हम बोलेंगे टेक द प्लंज। टू डिसाइड टू डू समथिंग आफ्टर थिंकिंग अबाउट इट फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे टाइम तक सोचने के बाद आप कोई काम करने को आपने डिसाइड कर लिया है, उसको बोलते हैं। जैसे आप बोलते हैं ना कि मैं मंडे से पढ़ाई करूँगा, ट्यूसडे से पढ़ाई करूँगी, मेरे बर्थडे के बाद जनवरी में सोमवार से, आप सोच रहे हो, लेकिन अब एग्ज़ाम आ गया नज़दीक और आपको तो अब करना ही पड़ेगा।
तो उसको आप बोल सकते हो नाउ यू हैव टू टेक द प्लंज, यू हैव ओनली 2 months लेफ्ट फॉर योर फाइनल एग्जामिनेशन, यू हैव टू टेक द प्लंज। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, ही फाइनली लेफ्ट द जॉब, और आखिरकार उसने जॉब छोड़ दी, एंड टुक द प्लंज, और डिसाइड कर लिया क्या करने का, टू स्टार्ट हिज ऑन बिजनेस। जॉब फाइनली उसने छोड़ दी, काफ़ी टाइम से सोच रहा होगा कि जॉब छोड़नी है जॉब छोड़नी है, फाइनली जॉब छोड़ दी है और अब जो अपना बिजनेस शुरू करने का उसने सोच लिया है। ठीक। अ टेस्ट ऑफ वंस ऑन मेडिसिन, लिटरल मीनिंग क्या है, किसी की दवा का स्वाद। ठीक है, खुद की दवा का स्वाद। अक्सर ये नेगेटिवली यूज़ किया जाता है, तब यूज़ करते हैं जब कोई आपके लिए कुछ बुरा कर रहा है, कुछ टेक्निक, कुछ प्रैक्टिस, कुछ अलग से कुछ कर रहा है आपको नीचा दिखाने के लिए या आपके साथ बुरा व्यवहार करने के लिए, तो जब उसके साथ भी वैसा ही हो जाए तो उसको बोलते हैं अ टेस्ट ऑफ वंस ऑन मेडिसिन। तो इसको हम बोल सकते द सेम मेथड और ट्रीटमेंट दैट वन यूजेस फॉर अदर्स, जो दूसरों के लिए जो मेथड या ट्रीटमेंट अपनाता है, करता है दूसरों के लिए, उसी मेथड से वही मेथड उसके खिलाफ यूज़ कर लेना। एग्जाम्पल देख लेते हैं, शी चीटेड ऑन जेसन, उसने जेसन को धोखा दिया, एंड नाउ जॉन हैज़ चीटेड ऑन हर, अब जॉन ने उसको धोखा दे दिया। तो उसने धोखा दिया जेसन को, जॉन ने दे दिया उसको धोखा। शी हैज़ गॉट, अब उसको मिल चुका है अ टेस्ट ऑफ हर ऑन मेडिसिन, उसको अपना ही जो मेथड था, अपनी जो दवाई थी उसका टेस्ट मिल चुका है। ठीक। नेक्स्ट, थिंक द वर्ल्ड ऑफ समवन, किसी का जो संसार है उसके बारे में सोचना। तो आप किसी की लाइफ के बारे में सोच रहे हो, तो किसी की लाइफ के बारे में सोचना मतलब किसी का लाइफ स्टाइल देख के आप बहुत खुश हो रहे हो, उसकी लाइफ यार बहुत अच्छी है ये वो, तो जिसकी भी बारे में आप ऐसे सोचते हो, आप उसके लिए आपके मन में थोड़ा सा रिस्पेक्ट होती है या उसके जैसा आप बनना चाहते हो। तो इसके लिए हम बोलेंगे टू एडमायर समवन, टू एडमायर और टू प्रेज, प्रशंसा करना किसी की, समवन ग्रेटली। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं, शी इज़ अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग, वो बहुत अच्छी इंसान है, आई थिंक द वर्ल्ड ऑफ हर, और मैं उसकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। तो जिसके लिए भी आपके मन में अप्रिसिएशन, एडमिरेशन है, प्रेज है, उसको बोल सकते हैं आई थिंक ऑफ द वर्ल्ड ऑफ हिम हर दैम, जो भी है। ठीक। नेक्स्ट, टाइट स्पॉट। टाइट स्पॉट का मतलब क्या है कि आप फंसे हुए किसी जगह पे, स्पॉट मतलब जगह हो गया, टाइट एक बिल्कुल दो चीज़ों के बीच में बिल्कुल फंसे हुए हो, निकल नहीं पा रहे हो जहाँ पे, तो टाइट स्पॉट का मतलब होता है डिफिकल्ट सिचुएशन, कठिन या विकट परिस्थिति जिसको बोलेंगे। अब देखो, ही हैज़ बीन इन अ टाइट स्पॉट सिंस ही लॉस्ट हिज जॉब, जब से उसने जॉब खोई है ना वो बहुत मुश्किल स्थिति में है, तो उसको हम बोलेंगे टाइट स्पॉट। टंग इन चीक, अब टंग इन चीक क्या होता है, ये देखो, ये पिक्चर मैंने यहाँ पे एक अपलोड किया है, ये देखिए, ये जो एक्सप्रेशन है टंग, ऐसा एक्सप्रेशन कब होता है हमारा, जब भी हम किसी चीज़ को फ़नी वे में कहते हैं, मजाक के तौर पे कहते हैं। तो टंग हमारी जो है चीक्स के अंदर, गालों के अंदर हमारी टंग है, इसका मतलब क्या है, तो इसको हम बोलते हैं इनसिंसियर, जो सिंसियर नहीं है, बस मजाक के तौर पे जो होता है, फ़नी हो गया या प्लेफुल हो गया, मजाक के तौर पे जो कहा जाता है उसको हम बोलेंगे टंग, एक एडजेक्टिव की तरह यूज़ करेंगे। तो अगर कोई टंग इन चीक रिमार्क है तो उसका मतलब क्या है, वो सिर्फ मजाक के तौर पे कहा गया है। ही शुड नॉट हैव गॉट ऑफेंडेड, उसको ऑफेंड नहीं होना था, मतलब बुरा नहीं मानना था, विद माई रिमार्क, उसको मेरी जो मैंने जो रिमार्क मतलब जो मैंने टिप्पणी उसके ऊपर की थी, जो मैंने उसके लिए बोला था, उसके लिए उसको बुरा नहीं मानना था। इट वॉज जस्ट टंग इन चीक, ये तो सिर्फ फनी था, फन के लिए किया था, मजाक था। ठीक है। नेक्स्ट, टर्न अ ब्लाइंड आई टू। टर्न मतलब यहाँ पे इसका मतलब है अंधी आँख से किसी को देखना। एक आँख को मतलब जब आप किसी को जो है किसी की तरफ देख रहे हो एक आँख बंद करते हुए, तो यानी कि किसी को जानबूझ के इग्नोर करने को बोलते हैं, टू इग्नोर समवन डिलिबरेटली, जानबूझ के इग्नोर कर देना किसी को। एग्जाम्पल, आई सॉ हिम इन द मार्केट यस्टरडे, कल से मैंने मार्केट में देखा, बट ही टर्न अ ब्लाइंड आई टू मी, लेकिन उसने मुझे इग्नोर कर दिया जानबूझ के। एक तो आपको पता है, देखो एक आँख खुली हुई है और एक आँख से देख रहे हो, मतलब आप देख भी रहे हो इग्नोर भी कर रहे हो, इसका मतलब आप जानबूझ के किसी को इग्नोर कर रहे हो, नज़रअंदाज कर रहे हो जानबूझ के। ठीक। नेक्स्ट वी हैव वॉक ऑन एग शेल्स। अब एग शेल्स के ऊपर यानी अंडे के जो छिलके हैं उन पर चलना, तो
तो आपको बहुत संभल के चलना पड़ेगा। तो उसको हम बोलेंगे टू बी एक्सट्रीमली कॉशियस अबाउट वंस वर्ड्स और एक्शंस। ये यहाँ पे वन इंडेफिनिट प्रोनाउन की तरह यूज़ किया है, इसमें कोई भी आदमी हो सकता है, सबके लिए बोल रहे हैं। तो यानी कि किसी को भी जब बहुत ज़्यादा जो है सचेत रहना पड़ता है अपने शब्दों और अपने कर्मों को लेके, अपने एक्शंस को लेके। अक्सर तब होता है जब आपने कोई गलती की है, तब आप करते हो वॉक ऑन एगशेल्स। जब से कोई गलती होगी तो आपको बहुत केयरफुल होना पड़ेगा ताकि फिर आपको डांट ना पड़े। एग्जाम्पल देख लेते हैं। शी वॉज वॉकिंग ऑन एगशेल्स इन द ऑफिस आफ्टर शी मेड अ मिस्टेक। एक गलती करने के बाद अब वो बहुत केयरफुल, बहुत सतर्क रूप से जो है चल रही थी ऑफिस में, मतलब एक एक शब्द और अपने एक एक एक्शन का वो ध्यान रख रही थी गलती करने के बाद, ताकि कोई दूसरी गलती ना हो जाए। ठीक है। नेक्स्ट, वांट समवंस हेड ऑन अ प्लेटर। प्लेटर हम प्लेट को बोलते हैं, तस्तरी जो होता है। किसी के सर को वांट समवंस हेड प्लेटर पर रखने का मतलब है कि आप चाह रहे हो कि इसको सज़ा मिले कड़ी से कड़ी, इसको जो है पनिशमेंट मिलनी चाहिए। प्लेट के ऊपर किसी का सर रख देना, ठीक, तो आप उसको चाह रहे हो कि इसको जो है सज़ा मिले। टू वांट समवन टू बी पनिश्ड सिवियरली। सिवियरली होता है हार्शली, सिवियर होता है हार्श। हार्श मतलब बहुत कठोर, कठोर तरीके से किसी को पनिशमेंट मिलनी चाहिए, तब आप बोलते हैं ऐसे, वांट समवंस हेड ऑन अ प्लेटर। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द बॉस वाज सो फ्यूरियस। फ्यूरियस मतलब होता है बिल्कुल खूंखार या बहुत ज़्यादा एंग्री। एक्सट्रीमली एंग्री को हम बोलेंगे एक्सट्रीमली एंग्री। अब क्या लिखा है? द बॉस वॉज सो फ्यूरियस एट माई मिस्टेक। मेरी गलती पे जो है बॉस बहुत खूंखार, बहुत फ्यूरियस हो गया था। दैट ही वॉन्टेड टू पुट माई हेड ऑन अ प्लेटर। लेकिन तो इतना हो गया था कि वो चाह रहा था कि इसको पनिशमेंट दो कड़ी से कड़ी, जैसे इसकी 4 दिन की सैलरी काट लो, या इसको जो है कुछ भी, मतलब या इससे जो है 12 घंटे काम करवा लो, ऐसा कुछ। तो उस सेंस में ये यूज़ हुआ है यहाँ पे। ठीक है। नेक्स्ट, वॉच समवन लाइक अ हॉक। हॉक होता है जो बाज, आपने देखा होगा बाज पक्षी, उसकी नज़रें बहुत तेज़ होती हैं। किसी को देखना लाइक अ हॉक, हॉक की तरह किसी को देखना, एक हॉक एक बाज की तरह किसी को देखना, मतलब बहुत कड़ी नज़रें रखना किसी के ऊपर ताकि वो कुछ गलत ना करें। तो इसका मतलब है टू कीप अ वॉचफुल आई ऑन समवन। किसी पे एक वॉचफुल मतलब निगरानी भरी नज़र रखना। इसके लिए एक और वर्ड है विजिलेंट। विजिलेंट का मतलब होता है वॉचफुल, जो बहुत अलर्ट है, सतर्क है, उसको हम विजिलेंट बोलते हैं, विजिलेंट। ठीक है। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। द एग्जामिनर वॉच्ड द स्टूडेंट्स लाइक अ हॉक। एग्जामिनर ने क्या करा? स्टूडेंट्स के ऊपर एक नज़र की, बाज की तरह नज़र रखी, मतलब कड़ी नज़र रखी। टू मेक श्योर, ये आश्वस्त करने के लिए, ये पक्का करने के लिए, दैट दे डू नॉट चीट इन द एग्ज़ाम। एग्ज़ाम में वो चीट ना करें, उसके लिए एग्जामिनर ने क्या करा? उन पर बाज की तरह नज़रें रखी। ठीक है। नेक्स्ट, वाटर अंडर द ब्रिज। अब ब्रिज है, ठीक है, ब्रिज बना हुआ है और उसके नीचे पानी है। दिक्कत तब थी जब ब्रिज ही नहीं होता, केवल पानी के ऊपर चल रहे होते, तो क्रॉस करना पड़ता है यहाँ से वहाँ, टफ टाइम लगता है, टफ होता। अभी ब्रिज बन चुका है, ब्रिज के ऊपर, ब्रिज के नीचे पानी है, तो एक नॉर्मल बात है। यानी कि वाटर अंडर द ब्रिज का यूज़ हम तब करते हैं जब कोई पास्ट का इवेंट हो चुका है, उसके बारे में बात करने की ज़रूरत नहीं है, फ़ायदा नहीं है उसके बारे में बात करके, क्योंकि वो तो अब वाटर अंडर द ब्रिज है। तो ये हो जाएगा एन इंसिडेंट दैट इज ओवर नाउ। इंसिडेंट जो कि अब ओवर हो चुका है, एंड नो लॉन्गर इम्पॉर्टेंट। नो लॉन्गर मतलब अब और नहीं, जो अब और नहीं, नॉट एनी मोर, तो जो अब इम्पॉर्टेंट नहीं है बिल्कुल भी, विच इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट एनी मोर। ठीक है। देखो, आई डोंट वॉन्ट टू टॉक अबाउट इट, मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता। इट्स वाटर अंडर द ब्रिज नाउ, क्योंकि ये तो पुरानी बात हो चुकी है ना, तो मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता। तो आप भी ऐसे इवेंट्स के लिए, ऐसे इंसिडेंट्स के लिए बोल सकते हो जो बीत गए हैं, उनके बारे में बात करने से फ़ायदा है नहीं, तो आप बोल सकते हो आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट बिकॉज इट्स वाटर अंडर द ब्रिज नाउ। ठीक है। नेक्स्ट वी हैव वे विद दैट चिकन। अब एक मरा हुआ चिकन मतलब मुर्गी का बच्चा, उसको आप वेव कर रहे हो। वेव मतलब लहराना। तो जो मर चुका है, जो डेड है, उसको आप वेव करोगे तो क्या उससे फ़ायदा होगा? जिंदा तो होगा नहीं वो। तो क्यों बोलते हैं ऐसे? जनरली ये आपको जो है ये एक ऑफिसेज वगैरह में यूज़ होने वाला इडियम है। ये तब यूज़ करते हैं जब आप ऐसा मेथड यूज़ कर रहे हो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जिससे कि आपको पता है कुछ नहीं होना, पर आपको ये दिखाना है कि आप कुछ कर रहे हो। थोड़ा फ़नी है।
आप ये दिखाना चाह रहे हो कि हाँ मैं इस पर काम कर रहा हूँ इस प्रॉब्लम पे, पर आपको पता है जो आप मेथड यूज़ कर रहे हो वो यूज़फुल नहीं है, वो फेल ही होगा। एग्जाम्पल के लिए पहले इसका मतलब देखते हैं। टू ट्राई टू रिजॉल्व, किसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना, हल करना बाय यूजिंग अ मेथड, ऐसा मेथड यूज़ करते हुए दैट यू नो विल फेल, जो आपको पता है कि फेल ही होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। रीस्टार्टिंग अ लैपटॉप, लैपटॉप को रीस्टार्ट करना यानी स्विच ऑफ स्विच ऑन करना। वंस, एक बार जब, वंस का मतलब यहाँ पे वैन है, वैन द मदरबोर्ड हैज़ क्रैश्ड, मदरबोर्ड उसका जो है क्रैश हो चुका। मदरबोर्ड में क्या है, जो आपकी जो इलेक्ट्रिक सप्लाई होगी, जितनी भी कमांड्स आप दोगे, जो जो कम्युनिकेशन होगा वो मदरबोर्ड से ही होगा। अब वही आपका जो है जब जल चुका है, क्रैश हो चुका है, तो ये क्या हो जाएगा, ये कौन सी बात हो जाएगी, इज़ लाइक वेविंग अ डेड चिकन, यानी कि रीस्टार्ट करना लैपटॉप को जब मदरबोर्ड उसका ख़राब हो चुका है, ये तो बिल्कुल वैसे जैसे कि आप डेड चिकन को वेव कर रहे हो, यानी कि आप ऐसा मेथड यूज़ कर रहे हो जो आपको पता है फेल होगा, पर आपको दिखाना है ना कि आप कुछ कर रहे हो, तो तब ये हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, गो वीक इन द नीज़, घुटनों में वीक हो जाना। अब आप घुटनों में वीक हो जाने का मतलब क्या है कि आप चल भी नहीं पा रहे हो, तो आप क्या हो रहे हो, नर्वस हो जा रहे हो, नर्वस हो गए हो आप, होपलेस, आप बहुत काँप रहे हो, क्योंकि एक आपके सामने एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन है। अनप्लेजेंट सिचुएशन जब भी होती है तो हम क्या हो जाते हैं, वीक इन द नीज़, तो इसको हम बोलेंगे टू गेट नर्वस, घबरा जाना, बिकॉज ऑफ समथिंग अनप्लेजेंट और फ्राइटनिंग, कुछ ऐसा जो अनप्लेजेंट है, ठीक है, और फ्राइटनिंग मतलब डरावना, कुछ डरावना है या दुखद है, उसकी वजह से जो है आप नर्वस हो रहे हो। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एज द टीचर आस्क्ड मी टू कम अपॉन द स्टेज, जैसे टीचर ने मुझे बोला, एज मतलब जैसे, मुझे स्टेज पे आने के लिए बोला, आई वेंट वीक इन द नीज, अब ये पास्ट टेंस हो गया, आस्क्ड है ना यहाँ पे, तो मैं नर्वस हो गया, टीचर ने मुझे बोला स्टेज पे आ जाओ, मैं नर्वस हो गया उस टाइम पे, ठीक है। नेक्स्ट में है वेदर द स्टॉर्म। वेदर आपने अभी तक इसको एक नाउन की तरह ट्रीट किया होगा, मौसम जिसको बोलते हैं, और वेदर एक वर्ब भी है। तो वेदर का मतलब होता है एक एज ए वर्ब, इसका मतलब ओवरकम, टू ओवरकम मतलब झेल लेना, निकल जाना, हरा देना, ओवरकम द स्टॉर्म, स्टॉर्म को हरा देना, तूफान, टायर्ड स्टॉर्म, तूफान को हरा देना, मतलब ये तो इसका लिटरल मीनिंग हो गया। फिगरेटिव मीनिंग क्या है, कोई डिफिकल्ट सिचुएशन है उससे निकल जाना, तो हम बोलेंगे टू ओवरकम अ डिफिकल्ट सिचुएशन। एग्जाम्पल, आई एम गोइंग थ्रू टफ टाइम, मैं मुश्किल दौर से गुजर रहा हूँ, मुश्किल वक्त से गुजर रहा हूँ, बट आई एम श्योर, लेकिन मैं श्योर हूँ, मुझे पूरा विश्वास है कि आई विल वेदर द स्टॉर्म सून, मैं जो है इस मुश्किल स्थिति से जल्दी ही निकल जाऊँगा, ठीक है। सो वेदर एक वर्ब भी है जिसका मतलब होता है ओवरकम, हरा देना, निकल जाना, झेल लेना, ठीक। नेक्स्ट, वेयर मैनी हैट्स, अब एक ने बहुत सारी हैट्स पहनी हुई हैं, क्या मतलब उसका, एक हैट उसने पहनी है डॉक्टर की, एक हैट उसने पहनी है डांसर की, एक उसने पहनी है सिंगर की, अलग अलग हैट्स, अलग अलग यूनिफॉर्म्स उसने पहनी है, मतलब ये तो उसका शाब्दिक अर्थ हो गया। इसका जो फिगरेटिव मीनिंग होगा, इसका मतलब होगा बहुत सारी जॉब्स करना, बहुत सारे रोल प्ले करना, अलग अलग जगहों पे अलग अलग काम करना, तो टू परफॉर्म मैनी जॉब्स और रोल्स, अलग अलग जॉब्स या रोल्स को निभाना, करना। एग्जाम्पल देख लेते हैं। शी वेज, वेयर नहीं होता है, ठीक है, ये वेयर पढ़ेंगे इसको। शी वेज मैनी हैट्स, वो बहुत सारे रोल्स प्ले करती है, एज क्योंकि या जैसे कि। शी हैज़ टू कुक, उसको खाना पकाना पड़ता है, गो टू वर्क, काम पे जाना पड़ता है, एंड टेक केयर ऑफ हर चिल्ड्रन, वो अब इतने सारे काम कर रही है, तो ये वो क्या कर रही है, शी वेज मैनी हैट्स, ठीक है, कभी कुक का हैट पहना है, कभी ऑफिस में जो काम करते हैं उनका हैट पहना है, और कभी जो है एक मदर का हैट पहना हुआ है। शी वेज मैनी हैट्स मतलब शी परफॉर्म्स मैनी जॉब्स। नेक्स्ट वी हैव वेट बिहाइंड द ईयर्स, कान के पीछे गीला होने का मतलब क्या है, देखो आपने गाय का बछड़ा या छोटे या जानवरों के आपने छोटे छोटे बच्चे देखेंगे, उनके जो मदर्स उनकी क्या करती है, छोटे बच्चों से गाय क्या करती है, अपने बछड़े को ना, उसके कान को ना लिक करती रहती है, चाटती रहती है, जब वो शुरू के 2-3 महीने जो है, शी कीप्स लिकिंग द ईयर्स ऑफ द काफ, क्या करती है वो, जब बच्चा छोटा होता है तो उसके कानों से ना एक फ्लूइड, एक लिक्विड निकलता रहता है, उसको चाटती रहती है, उसको सुखाने के लिए, ताकि वो ड्राई अप हो जाए। तो
जो भी वेट बिहाइंड द ईयर्स होगा वो होगा एक इनएक्सपीरियंस्ड को हम बोलेंगे, जो इनएक्सपीरियंस मतलब जिसको अनुभव नहीं है दुनिया का, जो अभी अभी जन्मा है। मतलब इसका लिटरल मीनिंग तो यह है कि जो अभी अभी जन्मा है, जो वेट बिहाइंड द ईयर्स है। और देखा जाए तो जो किसी इंडस्ट्री किसी फील्ड में नया नया है उसको हम बोलेंगे वेट बिहाइंड द ईयर्स। इनएक्सपीरियंस्ड ईयर्स के लिए एक और बहुत बढ़िया वर्ड है नाइव। जो नाइव है, जिसको अभी एक्सपीरियंस नहीं है, जो गलिबल है। गलिबल मतलब होता है जो जिसको कोई भी बेवकूफ़ बना सकता है, दैट्स गलिबल। ठीक है, दैट इज कॉल्ड गलिबल। गलिबल नाइव हो गया इनएक्सपीरियंस, जो अभी कानों के पीछे गीला है, जो मतलब अभी जन्मा है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। वाई आर यू टेकिंग इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम हिम। तुम उससे निर्देश क्यों ले रही हो, मतलब उसको क्यों पूछ रहे हो कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ही इज़ स्टिल वेट बिहाइंड द ईयर्स। वो तो अभी भी जो है इनएक्सपीरियंसड है, उसको मतलब ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है यहाँ पे इस काम में, उसको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, उसको उससे इंस्ट्रक्शन क्यों ले रही हो तुम, या क्यों ले रहे हो तुम। ठीक है, तो कोई भी जो नया नया किसी काम को शुरू करता है वो होता है वेट बिहाइंड द ईयर्स उस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर। चलो नेक्स्ट, हैव अ वेल ऑफ टाइम। वेल का मतलब वेल का साइज़, वेल जो फिश है उसका साइज़ आप सबको पता है कितना ज़्यादा होता है। तो हैव अ वेल ऑफ टाइम का मतलब होता है यानी कि समय की बहुत ज़्यादा मात्रा होना। टू हैव अ ग्रेट टाइम, जैसे हम बोले हैं आई हैव अ ग्रेट टाइम विद यू, आई हैड अ ग्रेट टाइम विद यू, मुझे तुम्हारे साथ मैंने बहुत अच्छा समय बिताया। तो जब आप एन्जॉय करते हो बहुत ज़्यादा तो हम इसको बोलेंगे टू एन्जॉय अ लॉट, टू एन्जॉय समथिंग अ लॉट। जब आप बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हो किसी चीज़ को फिर आप बोलते हैं हैव अ वेल ऑफ अ टाइम। एग्जाम्पल है, दो एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे। वी हैड अ वेल ऑफ अ टाइम, हमने बहुत इन्जॉय किया। कहाँ, इन मसूरी, मसूरी में। दे हैड अ वेल ऑफ अ टाइम, उन्होंने बहुत इन्जॉय किया। कहाँ, इन द वेडिंग। दे हैड अ वेल ऑफ अ टाइम। ठीक है, नेक्स्ट, विसल इन द डार्क। अंधेरे में विसल मतलब सीटी बजाना। अब अंधेरे में आप सीटी बजा रहे हो, आपको क्लैरिटी तो है नहीं, स्पष्टता नहीं है आपको कि आगे क्या है क्या नहीं है, और आप सीटी बजा रहे हो। इसका मतलब क्या है कि आप डरे हुए हो पर आप ये दिखा रहे हो कि आप डरे हुए नहीं हो। अंधेरे में सीटी बजाने का मतलब क्या है, डरे हुए हो पर दिखा रहे हो कि डरे हुए नहीं है। तो ये हो जाएगा टू प्रिटेंड टू बी अनअफ्रेड। अफ्रेड डरा हुआ, अनअफ्रेड जो डरा हुआ नहीं है। प्रिटेंड मतलब होता है बहाना बनाना, केवल दिखाना, रियलिटी नहीं है पर आप दिखा रहे हो। ये दिखा रहे हो कि आप डरे हुए नहीं हो जबकि आप अंदर से डरे हुए हो। एग्जाम्पल, दे न्यू दे वर लॉस्ट इन द जंगल, उनको पता था कि वो खो चुके हैं जंगल में। एंड वर विस्लिंग इन द डार्क, और सिर्फ बहाना बना रहे थे, सिर्फ दिखा रहे थे कि वो डरे हुए नहीं हैं, पर पता तो था उनको कि वो जंगल में खो चुके हैं। तो जैसे कोई आदमी डरा हुआ है और आपको दिख रहा है कि वो डरा हुआ है लेकिन वो ये दिखा रहा है कि मैं डरा हुआ नहीं हूँ, तो आप बोल सकते हो डोंट विसल इन द डार्क, आई कैन क्लियरली सी दैट यू आर अफ्रेड, मुझे दिख रहा है कि तुम डरे हुए हो, डोंट विसल इन द डार्क। ठीक है, नेक्स्ट, वाई कीप अ डॉग एंड बार्क योरसेल्फ। लिटरल मीनिंग क्या है, शाब्दिक अर्थ है अब जब तुम्हें खुद ही भौंकना है तो फिर कुत्ता क्यों रखना। थोड़ा फनी हो गया, यानी कि जब आपने किसी को काम पे रखा हुआ है और उसके बदले आप काम क्यों कर रहे हो, जब आप पे कर ही रहे हो किसी को किसी काम को करने के लिए, तो फिर खुद क्यों उस काम को कर रहे हो। तो ये हो जाएगा टू। हाँ, तो व्हेन यू हैव एम्प्लॉयड समवन, किसी को आपने एम्प्लॉयड मतलब रख दिया है काम पे टू डू समथिंग, कुछ करने के लिए, तो डोंट डू इट बाय योरसेल्फ, खुद से मत करो। तब आप बोलोगे वाई कीप अ डॉग एंड बार्क योरसेल्फ। एग्जांपल, माई मदर वॉशेज द क्लोथ्स हरसेल्फ, मेरी मम्मा जो है खुद से कपड़े जो है धोती है। बिफोर द क्लीनिंग लेडी कम्स, इसके पहले कि वो जो क्लीनिंग लेडी है वो आ जाए, मतलब उसको रखा हुआ है क्लीनिंग लेडी को और खुद ही कपड़े साफ धोती है। तो लेकिन तो फिर बात हुई है कि वाई कीप अ डॉग एंड बार्क योरसेल्फ, तो फिर ऐसा करना ही क्यों जब आपके पास ऑलरेडी क्लीनिंग लेडी है। ठीक है, नेक्स्ट, वाइड ऑफ द मार्क। वाइड मतलब होता है बिल्कुल बाहर जो है, वाइड चौड़ा जिसको बोलते हैं ना। ऑफ मतलब होता है से अलग, से अलग। ये निशान है, इस निशान के बहुत ज़्यादा बाहर है, जो चाहे इस तरफ है चाहे इस तरफ है। तो वाइड ऑफ द मार्क, तो उसको हम बोलेंगे इनकरेक्ट, जो बिल्कुल गलत होता है, या इसको हम बोलेंगे इनएक्यूरेट। देखो प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान देना है, ये क्या है, इनएक्यूरेट नहीं है, ये इनएक्यूरेट। इनएक्यूरेट, इनकरेक्ट को हम बोलेंगे वाइड ऑफ द मार्क। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। योर आंसर्स आर वाइड ऑफ द मार्क, तुम्हारे आंसर्स वाइड ऑफ द मार्क है मतलब गलत हैं। द रिजल्ट्स ऑफ आवर एफर्ट्स वर वाइड ऑफ द मार्क, हमारे जो जो हमने प्रयास किए थे उनके जो रिजल्ट्स थे वो बिल्कुल गलत थे, अच्छे नहीं थे, फेवरेबल नहीं थे। चलो, फेवरेबल नहीं थे। नेक्स्ट,
अ वाइल्ड गूज चेज। देखो जो वाइल्ड बतख होता है, एक जंगली बतख, चेज मतलब होता है पीछा करना, तो एक जंगली बतख के पीछे भाग रहे हो आप। अब वाइल्ड गूज चेज का मतलब हो जाएगा पीछे भागना, एक जंगली बतख के पीछे भागना। अब देखो ये कुछ ऐसा सा दिखता है। अब इसको पकड़ना ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसकी मूवमेंट क्या होती है, कभी इस डायरेक्शन में आता है, कभी इस डायरेक्शन में, ऐसे 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 करके, और इसको जो है पकड़ना बहुत मुश्किल है। तो जब भी आप वाइल्ड गूज चेज कर रहे हो, मतलब आप ऐसी चीज़ के पीछे भाग रहे हो जिसको पकड़ना बहुत मुश्किल है, जिसको पाना बहुत मुश्किल है, उसके लिए हम बोलेंगे अ वाइल्ड गूज चेज। तो ये हो जाएगा अ फूलिश मतलब बेवकूफ़ी से भरी हुई सर्च। एक बेवकूफ़ी वाली सर्च है फॉर समथिंग, किसी चीज़ के लिए, दैट इज़ अनअटेनेबल, अटेन नहीं कर सकते, इसको पा नहीं सकते, उसके लिए सर्च चाहिए। अब देखो एग्जाम्पल देख लेते हैं। हिज ड्रीम ऑफ गेटिंग मैरिड टू हर इज़ अ वाइल्ड गूज चेज। वो कह रहा है उसका जो सपना है उससे शादी करने का, वो एक जो है वाइल्ड गूज चेज है, मतलब एक व्यर्थ का प्रयास है। अब ऐसा वो क्यों बोल रहा है ये तो वही जाने, ठीक है। तो उसको भी लग रहा होगा कि ये पॉसिबल नहीं है, बहुत सारी दिक्कतें हैं, जो भी है। तो आप ऐसे इसको यूज़ कर सकते हो जब भी आप किसी को देख रहे हो कुछ ऐसा काम कर रहा है, किसी ऐसी चीज़ के पीछे भाग रहा है जो कि पॉसिबल ही नहीं है या बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है। ठीक, नेक्स्ट, वाइप द स्लेट क्लीन। आपने जो है स्लेट जो होता था ना जिसमें हम लिखते थे, चौक से लिखा करते थे बचपन में, स्लेट है। अब स्लेट पे आपने क्या करा, वाइप मतलब होता है पोंछना, रिमूव करना। आपने इरेज कर दिया जो कुछ भी लिखा हुआ था, यानी पहले आपने कुछ लिखा हुआ था, आपने इसको पढ़ा, अब आपने इसको रिमूव कर दिया है। तो आप स्लेट को क्लीन कब करोगे आप स्लेट को क्लीन, यानी कि जो पुरानी बातें उनको आप भूल चुके हो और अब आप नया कुछ शुरू कर रहे हो। तो ये हो जाएगा टू फॉरगेट द पास्ट डिसएग्रीमेंट्स, जो पिछले जो भी डिसएग्रीमेंट्स थे उनको भुला के मेक अ फ्रेश स्टार्ट, नई शुरुआत करना। तो उसको बोलेंगे वाइप द स्लेट क्लीन। एग्जाम्पल, इफ़ यू वांट टू लिव अ पीसफुल लाइफ, अगर तुम एक शांत जीवन जीना चाहते हो, यू शुड वाइप द स्लेट क्लीन बाय फॉरगिविंग हिम। तुम्हें उसको माफ़ करते हुए जो है अब शुरुआत करनी चाहिए नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, बहुत कॉमन जो है इडियम है, वुल्फ इन शीप्स क्लोथिंग, ठीक है। तो भेड़ की शक्ल में भेड़िया जिसको बोलते हैं, हिंदी मतलब ये हो गया, यानी कि वो लग तो भेड़ रहा है पर है वो भेड़िया। क्या मतलब है इसका, कोई ऐसा इंसान जो आपको जो है अच्छा मतलब बार बार से अच्छा लग रहा है, बातों से अच्छा लग रहा है, पर उसके इरादे गलत हैं। तो ये हो जाएगा, तो समवन और समथिंग दैट प्रिटेंड्स टू बी गुड। कोई इंसान या कोई चीज़ जो ऐसा दिखाती है कि वो अच्छी है, बट एक्चुअली ट्राइज टू हार्म, पर वास्तव में वो क्या करती है, वो क्या करते हैं, नुकसान करने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल, डोंट ट्रस्ट हिम, उस पर भरोसा मत करो, बिकॉज ही इज़ अ वुल्फ इन शीप्स क्लोथिंग, वो तो इंसान की शक्ल में भेड़िया है, ठीक। नेक्स्ट, वर्क योर फिंगर्स टू द बोन। अपनी उंगलियों से लेकर अपनी हड्डियों तक काम करना, मतलब बहुत मेहनत करना। टू वर्क एक्सट्रीमली हार्ड, बहुत कठिन परिश्रम करने को बोलते हैं। ही विल डेफिनेटली बी सक्सेसफुल, वो ज़रूर जो है सक्सेसफुल होगा, सफल होगा, एज, क्योंकि ही वर्क्स हिज फिंगर टू द बोन, क्योंकि वो बहुत मेहनत करता है, ठीक है। नेक्स्ट, वर्थ वंस सॉल्ट। अब ये जो है सॉल्ट जो है लैटिन वर्ड है जो कि बना हुआ है सैलरियम से, इसका मतलब सैलरी भी होता है, सैलरी। तो वर्थ वंस सॉल्ट हो गया, पे हो गया या सैलरी हो गया, तीनों का मतलब एक ही है। क्या मतलब होता है इसका, एंशियंट रोमन्स में क्या होता था, प्राचीन रोमन में क्या था कि उस टाइम पे देखो नमक की बहुत वैल्यू थी, आज भी है, हेल्थ सॉल्ट हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। तो जो वर्कर्स थे, जो भी जो काम कुम करते थे किसी भी फैक्ट्री में, किसी कंपनी में, तो उनको जो है अलग से सॉल्ट के लिए जो है अलग से पैसे दिए जाते थे, अलग से, कि इसका आप केवल सॉल्ट खरीदोगे, क्योंकि सॉल्ट बनाने वाली कंपनीज या फैक्ट्रीज बहुत कम थी उस टाइम पे, बहुत कम जगहों पे सॉल्ट मिलता था, और क्योंकि ये हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और एक एसेंशियल एलिमेंट है, तो उन एम्प्लॉयज़ को जो है अलग से पैसे दिए जाते थे कि आप सॉल्ट के लिए यार, लेकिन जो अच्छा परफॉर्म करता था उसको ज़्यादा इसके लिए ज़्यादा जो है उनको उसको पे, मतलब सॉल्ट के लिए उसको ज़्यादा पे किया जाता था एज़ कम्पेयर टू अदर्स, ठीक है। तो वर्थ का मतलब होता है योग्य होना, यहाँ पे योग्य जो सैलरी के योग्य है, यानी कि वर्थ वंस सॉल्ट, उसको हम बोलेंगे जो अपने काम में अच्छा है, गुड एट वंस जॉब,
जो अपने काम में अच्छा है उसको हम बोलेंगे वर्थ वंस सॉल्ट। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। एवरीवन टेक्स इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम हर कोई जो है उससे निर्देश लेता है कि क्या करना है, क्या सही है, क्या गलत है, एट वर्क, काम पे। एज, क्योंकि शी इज़ वर्थ हर सॉल्ट, क्योंकि वो अपने काम में बहुत अच्छी है। तो कोई भी अगर वर्थ हिज और हर सॉल्ट है, इसका मतलब अपने काम में बहुत अच्छे हैं। ठीक है, नेक्स्ट में रैप वंस ब्रेन अराउंड। रैप मतलब लपेटना होता है, अपने ब्रेन को लपेट लेना, किसी के चारों ओर लपेट लेना। तो कब करोगे आप ऐसा? जब आप किसी ऐसी चीज़ को समझने की कोशिश करो जो बहुत कठिन थी, आपने चारों तरफ से अपना ब्रेन पूरा फोकस्ड हो गया उस चीज़ को समझने में, तो इसको हम बोलेंगे टू कॉम्प्रीहेंड समथिंग। कॉम्प्रीहेंड का मतलब होता है समझना, अंडरस्टैंड मतलब भी समझना होता है। कॉम्प्रीहेंड जो है कि जब आप थोड़ा सा फोकस्ड होकर किसी चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हो, तब हम बोलते हैं टू कॉम्प्रीहेंड समथिंग दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, जिसको समझना थोड़ा मुश्किल है, तो उसके लिए हम बोलते हैं रैप वंस ब्रेन अराउंड। एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई कुड नॉट रैप माई माइंड अराउंड। मैं जो है समझ नहीं पाया व्हाट ही सेड, उसने जो बोला मैं उसको समझ नहीं पाया, मेरे पल्ले नहीं पड़ा वो। ठीक है, नेक्स्ट वर्म्स आई व्यू। वर्म्स आई व्यू इसका उल्टा होता है बर्ड्स आई व्यू। पक्षी की नज़र से देखोगे तो आपको जो है जैसे ऊपर उड़ती हुई पक्षी, उसको सारा कुछ क्लियर दिख रहा है, उसका व्यू जो है वाइडर है, उसका जो व्यू जो है पूरा वाइडर है। लेकिन अगर आप कीड़े की व्यू से देखोगे, उसकी दृष्टि से देखोगे, तो एक छोटा सा जो कीड़ा है उसको कितना दिख जाएगा, बस उसका रेंज इतना होगा, लेकिन बर्ड का रेंज इतना है। तो वर्म्स आई व्यू होता है स्मॉलर पर्सपेक्टिव ऑफ समवन और समथिंग। तो इसको हम बोल सकते हैं लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग। तो अ लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ समथिंग, किसी चीज़ की एक छोटी समझ होना, लिमिटेड सीमित समझ होना, ड्यू टू के कारण लैक ऑफ बिगर पर्सपेक्टिव। किसकी कमी के कारण? लैक ऑफ मतलब होता है कमी के कारण, बिगर पर्सपेक्टिव बड़ा व्यू नहीं है। पर्सपेक्टिव का मतलब होता है व्यू होता है, दृष्टि होता है। ठीक है, दृश्य मतलब नहीं देख पा रहे हैं वो, बड़ा व्यू नहीं है उनके पास। अब एग्जाम्पल से ही आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि बड़ा व्यू नहीं है तो इसलिए जो है उनको जो है वो एक लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है उसकी। एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए, दिस बुक डजंट कंटेन, इस बुक में नहीं है, कंटेन मतलब होना किसी चीज़ के अंदर। दिस बुक डज नॉट कंटेन मच इन्फॉर्मेशन, इस बुक के अंदर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है अबाउट द इंडस्ट्री के बारे में, जो इंडस्ट्री है उसके बारे में। ठीक है, बट इट प्रोवाइड्स, लेकिन ये प्रोवाइड मतलब प्राप्त कराती है, यू विद, प्रोवाइड के साथ विद आता है। इट प्रोवाइड्स यू विद अ वर्म्स आई व्यू ऑफ इट। ये जो बुक है ना, इसके अंदर आपको ज़्यादा नहीं मिलेगा इंडस्ट्री के बारे में, लेकिन ये आपको सिर्फ वर्म्स आई व्यू, थोड़ा थोड़ा जो है लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग तो आप इसके अंदर है। अब जिसने वो बुक लिखी है हो सकता है उसको ज़्यादा नहीं पता हो इंडस्ट्री के बारे में, तो वो इस हिसाब से ये सेंटेंस लिखा गया है। ठीक, जैसे आप किसी इंडस्ट्री में, किसी फील्ड के बारे में जो है आपको कोई पूछ रहा है और आपको उसके बारे में कम पता है, क्योंकि आप उस फील्ड में गए नहीं हो, आपके पास बिगर व्यू कभी था ही नहीं उसका। जब तक आप उसमें एंटर नहीं करे, आपने छोटी छोटी चीज़ें समझी नहीं, तब तक आपके पास उसका क्या रहेगा, सिर्फ एक आइडिया रहेगा, थोड़ा थोड़ा आपको पता रहेगा। तो उसको हम बोलेंगे आई हैव अ वर्म्स आई व्यू अबाउट दिस प्रोफेशन, दिस फील्ड, दिस इंडस्ट्री। ठीक है, जब आप उसमें काम करोगे, आप सबको देखोगे कैसे काम करते हैं, सारा कुछ समझोगे, तब आपके पास आ जाएगा बर्ड्स आई व्यू। तो उसके बाद आपके पास उस इंडस्ट्री का बर्ड्स आई व्यू होगा। ठीक, नेक्स्ट और आखिरी है ज़ीरो इन ऑन। ज़ीरो इन का मतलब होता है, ज़ीरो मतलब होता है ज़ीरो। देखो ज़ीरो का शेप कैसा होता है, तो ये दिखाता है एम को, एम, तो किसी पे निशाना लगाने को, एम एट। ज़ीरो इन ऑन का मतलब होता है, एक तो होता है निशाना लगा देना, निशाना साधना, किसी पे निशाना लगा देना, ज़ीरो कर देना, फोकस्ड बिल्कुल हो जाना किसी चीज़ पे। या तो होता है निशाना लगा देना, या फिर टू फोकस ऑन समथिंग, या फिर बहुत ध्यान केंद्रित कर देना किसी चीज़ पे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ द बुक, इस बुक का ही सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यू मस्ट ज़ीरो इन ऑन इट, तो मैं जो है फोकस करना है इस पे। ठीक है, तो अपना पूरा ध्यान केंद्रित करना है इस पे। नेक्स्ट है द हंट्समैन ज़ीरोड इन ऑन द डियर। जो हंट्समैन होता है, हंटर को ही बोलते हैं हम, हंटर होता है, प्रेडेटर होता है, प्रेडेटर ऑन द डियर, उसने जो डियर था, हिरन पे क्या करा, ज़ीरोड इन मतलब निशाना लगा दिया, एम्ड एट। ठीक, तो ये हो गया हमारा ज़ीरो इन ऑन। इस तरीके से हमारा जो है दूसरा पार्ट भी जो है एंड हो चुका है।
मोस्ट इम्पॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस का। आपको इसका पहला पार्ट देखना है और बाकी के भी मैं इसमें ऐड करता रहूँगा। प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हो और डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक आपको मिल जाएगा। और इसके अलावा कोई भी डाउट होता है तो यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी। टेक केयर एवरीवन, स्टे ब्लेस्ड, जय हिंद।